नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के होश फाख्ता हैं। ना तो वहां का प्रधानमंत्री कुछ समझ पा रहा है कि क्या हुआ, और ना वहां का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही यह समझ पाया कि भारत ने कैसे भारत ने सामने से वार करके उसे धूल चटा दी। हाल फिलहाल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत हुई, अगर उसे आप जंग माने तो इस जंग से पहले ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में जबरदस्त गुस्सा है। आसिम मुनीर को पागल जनरल कहा जा रहा है, इसे रेडिकल कहा जाता है। सबसे कट्टर जनरल आज तक पाकिस्तान में जितने हुए इसे माना जाता है, और माना जाता है कि अब तक के सारे पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स में से आसिम मुनीर सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में इसी आसिम मुनीर की कुंडली खोलेंगे, साथ ही बात करेंगे कि क्यों वो बाकी आर्मी चीफ से अलग है। मुनीर भारत के खिलाफ जिहाद क्यों चाहता है, मुनीर को भारत के खिलाफ कांस्टेंट स्ट्रगल क्यों जारी रखनी है, मुनीर के दिमाग में कट्टरपंथ के बीज कहां से बोए गए, और कैसे उसने पाकिस्तानी आर्मी को टू नेशन थ्योरी और रेडिकलाइजेशन के रास्ते पर धकेला। जब तक पाकिस्तान की कमान जनरल मुनीर के हाथ में है, क्यों भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, इसकी बात करें उससे पहले मैं आपको दो लोगों की बात सुनवाता हूं जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जनरलों को बहुत नजदीक से पहचानते हैं। पहले सुनिए पाकिस्तान में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर रह चुके पार्थ सारथी साहब को। कल मैंने इंडिया टीवी के एक प्रोग्राम में हाई कमिश्नर पार्थ सारथी से जनरल आसिम मुनीर के बारे में पूछा, तो उन्होंने सीधे सीधे मुनीर को पागल जनरल कहा, और यह बताया कि आसिम मुनीर अपने बॉस रह चुके पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से क्यों अलग है। ये जो उनका चीफ है नसीम उमर, वो जरा पागल सा आदमी है, तो और बड़ा कट्टर है। तो वो किसी हाल पर जल्दबाजी से हथियार नीचे नहीं रखेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं पूरे यकीन रखता हूँ कि हमारी सेना इनको डील कर सकती है और इनको उनके सामने ला सकते हैं, क्योंकि जो भी अब तक हुआ है उससे वो काफी हिल गए हैं। उनका जो चीफ है नसीम नजर, मैं उसको पागल समझता हूँ। उसके उनके जो सीनियर्स थे, मैं उनसे मिला हूँ, जनरल बाजवा से ऑल्सो मिला हूँ, जिसने इनको प्रशिक्षण दिया। ये जरा आप कहते हैं अनगाइडेड मिसाइल है, और मैं यकीन रखता हूँ कि जल्दबाजी ना करे लेकिन इसको खत्म तो कर दें यहाँ, और करेंगे। पागल के सेंस में देखो, उसको ये किसका फेवरेट था? जनरल बाजवा, जो पूर्व सेनाध्यक्ष था। वो शरीफ आदमी था, अच्छे संबंध चाहते थे। शायद इसको उनके साथ और मुशर्रफ जो लड़कर शांति के रास्ते में आया, उन जैसे लोगों से नाराज होगा। लेकिन जो इसने कश्मीर में किया, उसे हम माफ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में हमारे पूर्व हाई कमिश्नर रह चुके जी पार्थ सारथी साहब कह रहे हैं कि ये पागल है। उन्होंने कहा यह अनगाइडेड मिसाइल है जनरल आसिम मुनीर। अब आपको सुनाता हूं भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की बात, जो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर आज तक के पाकिस्तानी जनरलों में सबसे ज्यादा रेडिकल है। आसिम मुनीर है, ये कंट्रोल करते हैं, ये हार्डलाइनर है, ये बड़े मतलब कट्टर आदमी है। और अगर इनके अप्रोच देखें तो हो सकता है कि ये कोई मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है, भविष्य में भी ये कर सकते हैं। ये जनरल आसिम मुनीर एक अलग तरह का इंडिविजुअल है। इनका बैकग्राउंड एक मदरसा बैकग्राउंड है, और इनको जो भी कहते हैं वो कुरान के कोट के साथ ही कहते हैं। और ये भी है कि आपने इनका भाषण सुना होगा, मतलब पहलगाम आक्रमण से 2-3 हफ्ते पहले या 1-2 हफ्ते पहले इन्होंने ये कहा था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ रह नहीं सकते। ये बड़ा कम्युनल स्टेटमेंट बनाया इन्होंने। तो दुश्मन के दिमाग को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जनरल आसिम मुनीर आखिर क्यों भारत से एक कांस्टेंट स्ट्रगल चाहता है, लगातार भारत से दुश्मनी
पाले रखना चाहता है और इसका बैकग्राउंड क्या बताता है इसके बारे में, ये क्यों इतना खतरनाक है, अनगाइडेड मिसाइल है, इसकी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहता हूं मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब का। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवाच भी हैं। जनरल सिवाच, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ मेजर जनरल KK सिन्हा साहब भी स्टूडियो में आ चुके हैं। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत आपका। इतने दिनों में आप सब ने मुझे यकीन है कि इस आसिम मुनीर के बारे में बहुत कुछ सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और आपने अपने हो सकता है मिलिट्री कोलीग से बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी भी ली होगी। तो आज दरअसल इस आसिम मुनीर को आपके लिए हम डिकोड करते हैं और सब कह रहे हैं कि भारत को बड़ा सावधान रहने की जरूरत है जब तक पाकिस्तान की लगाम इस आसिम मुनीर के हाथ में है। मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारियां देता हूं, कुछ ऐसी जानकारियां जो अभी तक आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जनरल आसिम मुनीर का बैकग्राउंड मदरसे का है, अब ये तो सब जानते हैं। इसके पिता एक मौलाना थे और उसी मदरसे में ये आसिम मुनीर जो है वो उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी की। ये परंपरागत सैनिक नहीं है। 1986 में जब जियाउल हक पाकिस्तान का राष्ट्रपति था तब इसे पाकिस्तान की सेना में भर्ती किया गया और अपनी रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले ये चीफ बना। आपको पता होगा कि आर्मी ट्रेनिंग स्कूल के जरिए इस आसिम मुनीर की भर्ती हुई है, ना कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के जरिए, जो कि वहां का मेन इंस्टीट्यूशन है। इसके पिता रावलपिंडी की मस्जिद में इमाम हुआ करते थे और मुनीर की शुरुआती पढ़ाई वहीं एक मदरसे में भी हुई। तो वहां से ये रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथी जिहादी सोच इसके दिमाग में घुसी। इसे हाफिज कुरान कहा जाता है और ये जियाउल हक को अपना गुरु मानता है। जियाउल हक, जिसको सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना को रेडिकलाइज उसने किया और ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जियाउल हक की जो पॉलिसी थी उसी पर ये आगे बढ़ रहा है। पुलवामा का हमला हुआ तो ये ISI का चीफ था। अब ये पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी डायरेक्टर रह चुका है। तो 2 खुफिया विभागों का प्रमुख रह चुका है। रेडिकल आदमी है, बहुत कट्टर सोच का है। हाफिज कुरान खुद को कहता है, जब बातें करता है तो कुरान की आयतें बार बार अपनी बातचीत में कोट किया करता है और उसी से दुनिया को पता चला कि यह आदमी बहुत खतरनाक है। अब आपको बताते हैं कि इतना खतरनाक क्यों है। क्योंकि यह समझौते पर यकीन नहीं करता, यह सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और जंग में यकीन रखता है और भारत के साथ तो हर वक्त। ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ रह चुका है, जैसे मैंने आपको बताया। पुलवामा का हमला इसके ISI चीफ रहते हुए ही हुआ था। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का जितना आप समझिए कि खुफिया तंत्र है, उस पर इसकी बहुत मजबूत पकड़ है। आतंक की नीति पर इसका पक्का यकीन है। भारत में कट्टरवादी जिहादियों को, आतंकवादियों को भारत में कत्लोगारत करने के लिए भेजना, उस पॉलिसी पर यह हमेशा चला भी है और उसी के तहत इसने पुलवामा और पहलगाम का हमला भी कराया। मतलब यह आतंकवाद को अपनी सेना का एक एक्सटेंशन मानता है, आतंकवादियों को अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ाने में यकीन करता है। तो यह जनरल मुनीर क्यों आज तक का सबसे खतरनाक पाकिस्तानी जनरल माना जा रहा है, आइए इसी से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैं जनरल अस्थाना के पास पहले जाना चाहूंगा। जनरल अस्थाना, आप सहमत हैं इस आंकलन से जो कई लोगों का है, ही इज परहैप्स द मोस्ट डेंजरस आर्मी चीफ्स पाकिस्तान हैज हैड? बिल्कुल, आपकी जो आंकलन है और आपने जितने डिटेल्स आप सबके सामने रखे, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। और इसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, जिससे हम जब किसी अपोजिशन जर्नल को पढ़ते हैं तो उसके हम देखते हैं कि उसका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस कहाँ ज़्यादा रहा है। इसका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी रहा है और जो अतिक्रमण इसने किया वहाँ पर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें भी काफ़ी है। ये वेस्टर्न बॉर्डर में कोर कमांडर था जब ये गुजरांवाला वाली जो कोर है, तो ये जो वेस्टर्न बॉर्डर में है इसका एक्सपीरियंस सीनियर लेवल पे ज़्यादा है, लेकिन जो वर्किंग लेवल पे, जूनियर लेवल पर इसका एक्सपीरियंस ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ, टेररिस्ट के साथ डील करने में रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा आपने बताया, इसकी जो पकड़ है और ये ISI चीफ रहा, 2 इसने अपॉइंटमेंट्स करे हैं, तो जितने भी ना सिर्फ टेररिस्ट संगठनों के साथ इसकी बहुत उनके काफ़ी साठगांठ है और अच्छी पकड़ है, इसकी काफ़ी पकड़ भारत में जितने ये कोलैबोरेटर्स हैं या स्लीपर सेल्स हैं, उनके ऊपर भी इसकी काफ़ी पकड़ है। और ये उस पकड़ का, इसको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि उस पकड़ से मैं कुछ भी करा सकता हूँ कश्मीर में। ऐसा इसने कई बार बोस्ट भी किया है। कई बार जैसे बोलते हैं ना, बढ़ चढ़ के जब बोलते हैं कि मैं तो कुछ भी करा दूंगा, तो इस किस्म के भी इसके वक्तव्य पकड़े गए हैं
वहाँ पर पाकिस्तान में। तो ये एक चीज़ है, और इस चीज़ को जब हम समझते हैं, क्योंकि हम किसी का भी आकलन करते हैं तो इस चीज़ के लिए करते हैं कि उससे हमें क्या, हम क्यों। देखिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि आगे की जो अभी हो गया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जितना हमने कर दिया, अब हमें अपने अंदर की तरफ झांक के और उन लोगों की सफाई करनी है जिसका कोई भी कनेक्शन या कोई भी तार इस आसिफ मुनीर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये बिल्कुल सही है आपका, ये उन जिहादी में से है कि मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि समझौते का कोई चक्कर नहीं है, मेरे को जो है वो ये लड़ाई जंग जारी रखनी है, जब तक मैं जिंदा हूं इसको जारी रखूंगा। एक कांस्टेंट स्ट्रगल भारत के साथ। बस। और वो जो जिहादी सोच है कि ये एक रिलीजियस ड्यूटी है भारत के साथ लड़ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसने भारत के खिलाफ अपनी लड़ाई को या पाकिस्तान की सेना की लड़ाई को इसने एक धर्म युद्ध की तरह अपने ऑफिसर्स और सैनिकों में उसको आगे, उस सोच को इसने आगे बढ़ाया है। और आपने सुना पार्थ सारथी साहब कह रहे थे कि इसके बारे में जितना मैंने जाना, इसके बारे में इसके सीनियर रह चुके पाकिस्तान के और सीनियर ऑफिसर से बात की, उनका असेसमेंट ये है एक शब्द का कि ये जनरल पागल है। जनरल सिवाज। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, 3-4 चीज़ें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रेडिकल है, एक ये हिंदू मुसलमान में फ़र्क करता है, जिस प्रकार से इसने स्टेटमेंट दी थी आज से 2 वीक पहले कि हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग हैं, रिलीजन अलग है, सोच अलग है, एस्पिरेशन अलग हैं, और एक प्रकार कार्यकर्ता ये बिल्कुल अलग करते हैं। तो ये सच्चाई है कि ये एक उस माइंड का है कि इसने, जब पाकिस्तान ने ये चाहता है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर 4 चीज़ें हैं। एक तो ये ISI के मदद से ये चाहता है कि वहाँ पर आपके जो स्लीपर सेल हैं, OGW हैं, उनका नेटवर्क 3 से 4 गुना बढ़ाया जाए। ये एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कहता है कि अगर हमने जम्मू और कश्मीर में कुछ करना है तो तूफ़ान हम वहाँ से पैदा करें। और दूसरा इसने कहा है कि पूरी जम्मू और कश्मीर में लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद की जो लीडरशिप है उसको आप रिवाइव करें और आतंकवादी भेजें। और तीसरा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये कह रहा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल में आप अपने आधुनिक से आधुनिक हथियार लाओ, क्योंकि जिससे उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनको मार पड़ रही थी भारत की फौज से, तो ये आधुनिक हथियार भी लाना चाहता है। और चौथा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की कर रहा है, ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों में और एक प्रकार से जो पाकिस्तान की फौज है उसमें और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन लाओ। तो ये सच्चाई भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है इसका रहना। इसका मतलब ये है कि आपको जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इसको ये बहुत आगे ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ऐसा जर्नल है जिसका एम है हेट इंडिया। और ये कहेगा, इसको पता है कि अगर कन्वेंशनल वारफेयर में पाकिस्तान भारत से नहीं जीत सकता, इसीलिए जो ग्रे वारफेयर, सब वारफेयर, जो एक प्रकार से एसिमेट्रिक वारफेयर, ये आतंकवादी घटनाएं बढ़ाएगा। हम सोचते हैं कि अब जिस प्रकार से हमने पहलगांव में ये एक्शन हुआ और उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, एक न्यू हमने लाइन ड्रॉ कर दी है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्शन होगा उसको हम एक एक्ट ऑफ वार मानेंगे। क्या अभी ये घटनाएं बंद होने वाली हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक पागल है, जैसे बताएगा, ये रेडिकलाइजेशन ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहा है आतंकवादी। सर जैसा जो आप लोग, मतलब ये ऐसा आदमी है जो तबाह हो जाए, अपने देश को डुबा दे, लेकिन सरेंडर ना करे, वो सोच, उस सोच से है ये। इसलिए हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि ये आइंदा भी जल्दी कुछ कर सकता है। और जैसा हमने बताया, जनरल सिन्हा यह गुरु मानता है जियाउल हक को अपना। जी हाँ, देखिए इनके इतिहास को जरा, इनके जीवन काल को यदि पढ़ेंगे तो अब पता चल जाएगा जियाउल हक के साथ क्यों आया। देखिए, एक तो 1968 बॉर्न है, ये इज़ फेयरली यंग। दूसरी बड़ी बात है इनकी जो मदरसे वाली है कि रावलपिंडी में ये मुजाहिर हैं, 2 मुजाहिर जनरल बने हैं पूरे इंडियन उसमें पाकिस्तान आर्मी में। एक तो परवेज मुशर्रफ साहब थे, एक ये हैं, क्योंकि ये इंडिया से, इनकी जड़ इंडिया में है, जलंधर से गए थे और पार्टीशन के समय गए। जो लोग गए मुजाहिर वो ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, ये माना जाता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनको प्रूफ करना है। वहाँ पर मुजाहिर को मुस्लिम नहीं मानते हैं,
इनके फादर को प्रूव करना पड़ा जब उन्होंने शुरू किया था। और जो जो रावलपिंडी का सबसे बड़ा मुस्लिम का ये है, उसके वो आज इमाम थे, उनके अंदर परवरिश हुआ है, मदरसे के अंदर। मगर वहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके बारे में समझने की, यहाँ के बात की है, मदरसा से निकलने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में गया है। वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कुछ लोग ही मिलिट्री में आते हैं, इसके पकड़ उसके ज़्यादा लोग, जैसे डेविड हेडली इसका क्लासमेट है उस स्कूल में जिसमें वो मिलिट्री एकेडमी नहीं है, बट वो जैसे ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से भर्ती हुआ है। सैनिक स्कूल, सैनिक, हाँ एग्जैक्ट, जैसे हमारा चहल है, जैसे एनडीए है हमारा, जैसे एनडीए हमारा मेन इंस्टीट्यूशन है, ये पाकिस्तान के मेन इंस्टीट्यूशन से नहीं गया। जैसे हमारा देखिए मिलिट्री स्कूल चहल, आप सोच लें, मिलिट्री स्कूल हमारा बेलगाम, इसका नाम नहीं आता है। ये मिलिट्री स्कूल्स हैं, वहाँ से लोग ज़्यादातर नहीं आते फौज में, वो जा सकते हैं सिविल में भी। तो ये, और इसने अपने जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के, और मैं तो यही नाम है डेविड हेडली का, जब इसके डीप में आप जाएंगे, इसका सबका पर्सनल रिलेशंस है, इसलिए ये बहुत डेंजरस है। आज के दिन में यूनाइटेड स्टेट्स में, वेस्ट एशिया में जितने भी हमास सब देख रहे हैं, उसके जो भी टेररिज्म है, इसका जो IRGC जो ईरान के, उसके भी दोस्त हैं वहां पर। दो बातें और बताता हूं आपको। जी। इस जनरल ने सेना का प्रमुख बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? इसने इमरान खान को जेल में डाला, जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। इसने एक पपेट गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की, उसको इंस्टॉल किया, मतलब इसने सरकार पर अपनी पकड़ पक्की की। इसके बाद इसने उसी सरकार से अपने लिए 5 साल का एक्सटेंशन भी ले लिया, ताकि ये 2027 नवंबर दिसंबर तक पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बना रहे। इसका मतलब यह कि इस वक्त पाकिस्तान के पूरे तंत्र पर, शासन तंत्र पर आसिम मुनीर का सिक्का चलता है। आप यह भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का डिफैक्टो रूलर इस वक्त जनरल आसिम मुनीर ही है, शहबाज शरीफ या वहां के राष्ट्रपति नहीं है। इस लिहाज से इसके पास एब्सोल्यूट पावर है। पाकिस्तान की पूरी ताकत इस वक्त आसिम मुनीर के पास है। और आसिम मुनीर, जैसा हमने बताया, यह जंग में विश्वास करता है, शांति या समझौते में नहीं। इसने ईरान में भी मिसाइल अटैक किए। तालिबान की सरकार बनी तो पाकिस्तान बड़ा खुश था, लेकिन आर्मी चीफ जैसे ही आसिम मुनीर बना, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए, और इवन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी सैन्य झड़पें हुई। इस सब का जिम्मेदार आसिम मुनीर ही है, और इसकी वो सोच है जो इसको शांति, समझौता, इस सब से बहुत दूर करती है। अब मैं आपको यह बताता हूं, पाकिस्तान में जितने आर्मी चीफ अब तक हुए हैं, उन सब ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कैसे किया। पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में वो 30 साल डायरेक्ट मिलिट्री रूल में रहा है, मतलब इमरजेंसी रूल में, जहां पर तख्ता पलट करके वहां के सेना के जनरल वो या तो राष्ट्रपति बन गए, कभी CEO बन गए, वहां के शासक बन गए। अब इसकी एक एक करके शुरुआत करते हैं। मैं आपको याहिया खान की बात बताता हूं। जनरल रॉय भी आ गए सर, आइए स्टूडियो में प्लीज आ जाइए। जनरल रामेश्वर रॉय हमारे साथ हैं सर, प्लीज बैठिए। शुरुआत करते हैं याहिया खान से, और ये सारे जनरल और इनका इतिहास एक जंग से जुड़ा है जो ये भारत से हारे हैं। याहिया खान 1971 की जंग में पाकिस्तान का डिक्टेटर था, और जब जंग हारी तो उस वक्त याहिया खान पार्टी कर रहा था। माना जाता है कि याहिया खान पाकिस्तान का सबसे अय्याश शासक था। इसका नाम ही है अय्याश जनरल। ये इसकी पार्टियां, इसके वहां की कई मशहूर अदाकाराओं और गायिकाओं के साथ संबंध, ये सब तो बड़ी चर्चाओं के विषय रहे हैं। और 1971 की लड़ाई जब पाकिस्तान हारा और बांग्लादेश अलग देश बन गया, ये खबर जब याहिया खान को दी गई तो वो शराब के नशे में धुत था, ऐसा बताया जाता है। और इसने ऑर्डर निकाला कि अखबारों में छपवा दो कि पाकिस्तान भारत से जंग जीत गया है। और उस वक्त पाकिस्तान के अखबारों में ये खबर छपी भी थी कि विक्ट्री हमारी हुई है। और उधर इनका जनरल नियाजी, वो भारत के जनरल के सामने सरेंडर का डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। यह है याहिया खान। 71 की जंग हारी तो भुट्टो ने इनको हटा दिया, और भुट्टो खुद वहां के प्रधानमंत्री बन गए। और इसके बाद आप आइए अगले जनरल पर चलते हैं। भुट्टो को हटाया जियाउल हक ने। जियाउल हक ने हटाकर भुट्टो को फांसी की सजा दे दी, फांसी के फंदे पर लटका दिया। और जियाउल हक वो आदमी था जिसने पाकिस्तान की सेना में ये रेडिकलाइजेशन की मुहिम शुरू की। जियाउल हक ने पाकिस्तान के संविधान को हटा करके वहां शरिया कानून लागू कर दिया, और सेना के जहां जहां उनके सैनिक बेस थे, तमाम जगहों पर उसने हजारों मस्जिदें बनवाई।
पाकिस्तान की आर्मी को जिहाद के रास्ते पर डालने का सबसे बड़ा जिम्मेदार जियाउल हक को माना जाता है। और यह आसिम मुनीर दरअसल जियाउल हक की राह पर ही चल रहा है और जियाउल हक को यह अपना गुरु मानता है, उसके नक्शे कदम पर यह चलना चाहता है। लेकिन जियाउल हक का भी अंत हुआ और इसके बाद कुछ साल पाकिस्तान में सिविलियन सरकारें नहीं, चुनाव हुए, तख्ता पलट भी हुए, राष्ट्रपति ने कभी सरकारों को हटाया, करीब 8-10 साल तक यह सिलसिला चला। और फिर आता है नवाज शरीफ और मुशर्रफ का दौर। नवाज शरीफ के पीठ पीछे नवाज शरीफ को धोखा देकर जनरल मुशर्रफ ने भारत के साथ कारगिल का युद्ध कराया। जब अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर एक शांति की बस यात्रा पर निकले थे तो ये पीछे से कारगिल का जो युद्ध है उसकी सारी व्यू रचना रच रहा था। नवाज शरीफ को धोखा दिया। नवाज शरीफ ने बाद में कहा, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पीठ पीछे मेरा सेना प्रमुख भारत के ऊपर जंग थोपने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ये जंग भी पाकिस्तान भारत से हार गया और उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का भी तख्ता पलट कर दिया। और वो कहानी तो बड़ी मशहूर है, मैं चाहूंगा जरा जनरल रॉय आपको बताएं। कहा जाता है कि जब भारत से पाकिस्तान हार गया तो नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख पद से हटाना चाहते थे और उस वक्त ये हवाई यात्रा पर थे। इनका जहाज श्रीलंका से पाकिस्तान लौट रहा था और आदेश निकाल दिए गए कि वो जहाज पाकिस्तान में लैंड नहीं करेगा। लेकिन हवाई जहाज से ही परवेज मुशर्रफ ने अपने आर्मी कमांडर्स को निर्देश दिया और उन्हें कहा कि फौरन जाकर नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लो। और एक कहानी बड़ी मशहूर है उसमें, जब नीचे कमांडर्स की एटीसी से बात हो रही थी और ऊपर हवाई जहाज से बात कर रहा था कैप्टन के कॉकपिट से परवेज मुशर्रफ, तो नीचे कमांडर को यकीन नहीं हुआ कि क्या मैं वाकई परवेज मुशर्रफ से बात कर रहा हूं, मैं कैसे लैंड होने दूं ये जहाज, हमारी सरकार ने ऑर्डर निकाल रखा है। तो उसने कमांडर ने पूछा परवेज मुशर्रफ से, दोनों बड़े क्लोज थे, कि मेरे कुत्ते का नाम बताइए ताकि मुझे यकीन हो कि आप परवेज मुशर्रफ हैं। और परवेज मुशर्रफ ने उस कमांडर के कुत्ते का नाम बताया, तब जाकर कराची में वो जहाज लैंड हुआ था। लेकिन सर, हर जंग हारने के बाद पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बड़ा होता है। अगर ऐसा हम देखते आए हैं तो मुझे लगता है कि इस बार भी ये जंग हारने के बाद शायद जो इनके प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं मुनीर साहब, उनको इसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए जहाँ तक उनकी आर्मी है इस समय इतनी अपनी, कहते हैं ना, जैसे मतलब अपने स्वार्थ में घिर चुकी है कि वहाँ की, यहाँ तक कि आयशा ने एक किताब लिखी है, वहाँ की फेमस आयशा सिद्दीका, कि कितना ज़्यादा इनका स्टेक्स है पाकिस्तान की इकॉनमी में। यहाँ तक बातचीत होती है कि छोटी से लेकर बड़ी चीज़, हर चीज़ में जो है पाकिस्तान आर्मी ही चलाती है उसको, और इतने ज़्यादा उनके स्टेक्स हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज पब्लिक जो इनकी आर्मी के सपोर्ट में नहीं है, जैसा कि देखने में आ रहा है कि काफ़ी समय से उनकी अपनी सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हैं। आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आपको पता है फाटा रीजन में क्या हो रहा है, आपको पता है कि तालिबान का कितना प्रेशर है डूरन लाइन के क्रॉस उनके नॉर्थ में। इन सब के चलते हुए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इस समय सिक्योरिटी के हालात सबसे ज़्यादा फ्रजाइल हैं। इनकी इकॉनमी जो है, जब वो जियाउल हक का अभी आप जिक्र कर रहे थे, जब उन्होंने 1000 कट्स वाली स्ट्रेटजी हिंदुस्तान के खिलाफ शुरू की थी, तो तब से लेके अब तक उनकी जो पर कैपिटा इनकम है 1/5 पे जा चुकी है। तो कट्स तो हमें क्या देते, वो खुद कटते चले जा रहे हैं ये लोग। और उसके चलते कोई बहुत बड़ी बात, आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले समय में पाकिस्तान का बल्काइजेशन हो जाए, जिस तरह से पाकिस्तान के इस समय इंटरनल हालात चल रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि इस देश को प्रजातंत्र में कोई विश्वास ना शुरू से था न रहा है। आर्मी के हिसाब से आज पब्लिक उनसे सवाल पूछती है कि टेररिज्म के नाम पे आपने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जो अमेरिका इनको देता रहा, पहले वो तालिबान की जो लड़ाई चल रही थी, हक्कानी नेटवर्क हमें मालूम है अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा था, और रशिया को पहले वहाँ से हटाने के बाद 80s में जब रशिया चले गए तो इनका ध्यान फिर श्रीनगर की तरफ यानी कश्मीर की तरफ आ गया और वो फिर इनकी कहानी चलती रही। तो मुझे लगता है कि इनका वो हाल है कि चले थे तो दूसरे को बर्बाद करने, लेकिन उसके रिटर्न में ये खुद बर्बाद होते चले जा रहे हैं। न जाने इनको कब अकल आएगी, ये तो देखना पड़ेगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी के हालात को देखते हुए और इनके इतिहास को अगर हम पन्नों को पलटें तो ऐसे ही लगता है कि अब मुनीर साहब भी कहीं चलने की तैयारी करें तो ज़्यादा सही होगा। या तो चलने की तैयारी करें, नहीं तो शहबाज शरीफ चलने की तैयारी करें और ये उनकी जगह बैठे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत खराब हैं और आसिम मुनीर की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। आसिम मुनीर को पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी बड़ा नापसंद करती है। उसकी एक वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं और इमरान खान के जेल में डालने के बाद उनको जाहिर है कि उनके सारे फॉलोअर्स इस वक्त
खुलकर एंटी आसिम मुनीर हैं। आपने बताया भी था एक दिन कि कैसे उस प्रोटेस्ट के दौरान इनके घरों के अंदर जो है, जनरलों के घरों के अंदर आम लोग घुस गए थे। क्योंकि वो भी बड़ी अजीब सी बात थी कि कोर कमांडर के घर में लोग घुसे और उसको लूट लिया एक तरीके से। तो जाहिर है कि लोग तो खैर नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों की इतनी सुनवाई है नहीं जब तक ये जो डिक्टेटर हैं ये मौजूद हैं। लेकिन कुछ चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं क्योंकि हालात बदल रहे हैं। अभी हालात बदलने की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखिए बलूचिस्तान में और जो खैबर पख्तूनवा में जो कुछ हो रहा है वो एक आसिफ मुनीर के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दूसरी चीज़, अभी अमेरिका ने, हालांकि अभी तक अमेरिका जो है इन लोगों को किसी न किसी तरीके से, पाकिस्तान मिलिट्री को ये चाहता है कि वो इस हद तक ना भारत उसको ख़त्म कर दे कि उनको दिक्कत हो जाए कि एक तो न्यूक्लियर वेपन की सिक्योरिटी और दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, अमेरिका के जो शासक हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हमें ईरान से कुछ करना पड़े तो हमें वो कराची वाला पोर्ट और जो लॉजिस्टिक्स है वो चलानी है, और इसलिए हमें पाकिस्तान को हम बिल्कुल डूबने नहीं दे सकते। हालांकि हम उसको पनपने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन डूबने में वो ये सोचते हैं कि उसको जिसे बोलते हैं ना जस्ट अबव सिंकिंग लेवल, वहाँ तक रखना ज़रूरी है। तो ये एक मुसीबत बनी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये देखिए इन्होंने क्या करा है कि अभी इनको फिर से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा बेल आउट्स मिले हैं अभी तक, और ये लोग काफ़ी पैसा जो है उसका इसमें लगाए जा रहे हैं टेररिज्म में और मिलिट्री के बजट में, और जो कुछ भी ये कमाते हैं अपनी, इनकी जो खुद की संस्थाएं हैं वो तकरीबन 1/3 इकनॉमी जो है वो इन्हीं के पास है। CPEC के इंचार्ज यही हैं, इसीलिए वहाँ चाइना फंसा हुआ है। और उन सब की प्रॉब्लम क्या है अमेरिका और चाइना की कि यार सारे पॉलिटिशियन तो ट्रांजिटरी हैं, वो तो कभी आ जाएगा कल चला जाएगा, तो मिलिट्री से बात करो, इसलिए ये लोग और ज़्यादा ताकतवर हो गए। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ प्लीज। अभी जो बताया गया कि जो मार्को रूबियो हैं वहाँ के विदेश मंत्री, उन्होंने पाकिस्तान में जब बात की हमारी 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, तो शहबाज शरीफ से ने आसिम मुनीर से बात की। वेस्ट वैलिडेट करता है इन डिक्टेटर्स को। बिल्कुल, अब यही हो गया है कि चीन को भी ये लगता है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं कोई मेरे को परमानेंसी नहीं दे सकता। अगर मैं उसके साथ कोई बात करूं और समझौता करूं तो पता नहीं अगले दिन वो चला जाएगा, तो उससे बढ़िया है कि मिलिट्री से ही बात करो, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलिट्री में ही वो होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी जो अब इसके लिए खतरा है जो आसिफ मुनीर के लिए, वो इंटरनल है, और वो है पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर। क्योंकि जब इसने एक्सटेंशन लिया तो जाहिर है कि जब एक चीफ पाकिस्तान में एक्सटेंशन लेता है तो तकरीबन 5-6 कोर कमांडर जो हैं उनका सपना खत्म हो जाता है। तो अच्छा। वो हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो 5 साल रहेगा तो बाकी 5 रिटायर होंगे, बाकी 5 रिटायर हो जाएंगे। तो ये जब थोड़ा अपने हक से ज़्यादा जब कोई चीज़ हासिल कर लेता है तो जाहिर है कि नीचे वाले जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो कट्टर सोच है, वो सोच भी पाकिस्तानी मिलिट्री को रास नहीं आ रही है। जाहिर है कि जिस कोर कमांडर के घर में सब जनता घुस गई है तो उसको भी पता है ना कि ये रेडिकल है। तीसरी चीज़ क्या है कि रेडिकल का फ़र्क क्या पड़ा, देखिए आप, जब से ये चीफ बना तब से तालिबान से बड़े अच्छे संबंध चल रहे थे। फौज वो जो इससे पहले वाला था ना DGISI, वो तो वहाँ गया था उनकी सेरेमनी में कुछ 1 या 2 दिन बाद, जैसे अमेरिका गया जब तालिबान वहाँ, उसको अभी जेल में डाल दिया इसने। तो उधर भी वो भी कहानी हो रखी है, उसके खिलाफ केस बढ़ा दिया, उसको भी जेल में डाल दिया। तीसरी चीज़ क्या है कि शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली से इसकी बनती इसलिए है, ज़ियाउल हक, अगर आप याद करें, ज़ियाउल हक का ये चेला है और ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को पनपाया था। जी हाँ, बिल्कुल। वो उसका जो है एक पॉलिटिकल पैटर्नेज उससे उस समय से है उसकी, तो इसलिए उसको इमरान खान से ज़्यादा शरीफ फैमिली पर भरोसा। इसका डर ये भी है कि कोई जंग जब हारी जाती है तो जाहिर है कि उसका ठीकरा जो सेना प्रमुख होता है पाकिस्तान में उसके सर पर फूटता है, और उसके बाद अगर वो अलोकप्रिय होता है, जनता का आक्रोश होता है, तो कोई पॉलिटिकल लीडर कभी कभी ऐसा उभरा है जिसने फिर उस वक्त उस सेना प्रमुख के पर कतरे हैं और फिर वो पावर में आया है। जो काम शायद इमरान खान कर सकते थे, जो काम जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था याह्या खान के साथ। क्या आपको ऐसी कोई परिस्थिति बनती हुई पाकिस्तान में दिखती है कि कोई पॉलिटिकल लीडर चुनौती देगा इस वक्त, या कोई है वहां पर ऐसा आसिम मुनीर को, या आसिम मुनीर अब ये सारे मुखौटे उतार करके खुद मतलब खुलकर शासन करे पाकिस्तान पर? देखो, दोनों बातें हैं। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान में वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है,
और पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और वहाँ पर असली पावर जो है वो इस्लामाबाद नहीं, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। और ये आज नहीं, 77 साल में से ज़्यादातर टाइम, करीब 35 से 40 साल जो मिलिट्री ने रूल किया है। अब मिलिट्री को एक बड़ा नया ट्रिक आ गया है, वो कहते हैं इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप एक सिविलियन मुखड़ा आगे रखें मगर पावर आप अपने पास रखें। देखो पाकिस्तान की अभी क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी डिगमगा रही है, मगर फिर भी देखो आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, मगर फिर भी पाकिस्तान की फ़ौज को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि देखो पाकिस्तान की फ़ौज अभी भी वो जो फौजी फाउंडेशन जिसका 113 बिलियन डॉलर का एक प्रकार से आउटपुट है, वो आपका कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक, सब कुछ वो बनाता है। उसके पास पूरा कब्जा, वो बैंक जो है टैक्स के दायरे में नहीं है। तो सच्चाई है पाकिस्तान का जो भट्ठा गोल किया पाकिस्तान की फ़ौज ने किया, मगर पाकिस्तान की फ़ौज का इतना ज़्यादा एक प्रकार से कंट्रोल है पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की आवाम में, वो निकल नहीं पा रहे। और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इमरान खान कुछ ऐसा ही चैलेंज करने वाला था और इसीलिए वो मार खा गया। देखो इमरान खान जब वो आया था तो वो भी इलेक्टेड नहीं था, वो सिलेक्टेड था, उसको फौज लेके आई थी। जब वो अपने पैर चलाने लगा या उसके पर बड़े होने लगे तो उसके पर को काट दिया गया। और आप देखो ये जन बाजवा ने किया था उस टाइम, और आसिम मुनीर और जो अभी इमरान खान है उसके रिलेशनशिप खराब तब से हुए, ये जब DGIS थे, इमरान खान के वो लेके गए थे कुछ एक करप्शन के केसेस उसकी वाइफ के, और उसके बाद इसको हटा दिया गया। क्या वो कुछ कर सकते हैं? मुझे लगता नहीं खास, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है उसका पूरा कंट्रोल है। कोई सिविलियन लीडर ऐसा नहीं है जो चुनौती दे सके। मैं बताता हूं, प्रॉब्लम जो भी कुछ होगा वो फौज के अंदर होगा। अगर फौज के अंदर आप दो स्तरों में बट गया है फौज, आज कुछ एक फौजी ऐसे हैं जो यंग ऑफिसर, वो इमरान खान की तरफ झुकाव में, कहने का मतलब 400 के करीब ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया है, 15 से 20 हजार करीब जो जवान हैं वो ओवर स्टे ऑफ लीव, एब्सेंट लीव है। अगर कुछ भी होगा तो मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज के अंदर से होगा, बाहर से कोई भी ये अच्छा, चलिए इसी को देखते हैं। क्या इसके उदाहरण मिलते हैं पाकिस्तान की सीना के अंदर, की सीना के अंदर विद्रोह हुआ हो? अभी हम लोग जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच जब ये टकराव हुआ उसकी बात कर रहे थे, तो नवाज शरीफ ने तो जनरल सिन्हा एक नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया था। उस वक्त कहते हैं कि पाकिस्तान के कुछ कमांडर्स नवाज शरीफ के साथ भी थे, जिनको बाद में गिरफ्तार करवाया था मुशर्रफ ने। देखिए ये एब्सोल्युटली सही है कि पाकिस्तान में 9 कोर हैं और सारे पावर सेंटर्स होते हैं, क्योंकि उनको जद्दोजहद लगी रहती है कि कौन यहाँ पर चीफ के पद में आ जाए। उसके अंदर में बहुत कंट्रोल इकॉनमी के ऊपर पैसे के कारण है। देखिए जो अभी हम आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं, आसिम मुनीर को ये समझना, ये सबसे बड़ा एसेट CIA का है। ये मैं आपको, CIA का एसेट है, सबसे बड़ा एसेट है। देखिए मैं आपको इसको बता, डेविड हेडली का इसका कोर्समेट है। ऐसे माने जाते हैं कि 35 जो अमेरिका में लोग हैं जो मैटर करते हैं, ये इसके क्लासमेट्स हैं। ये चीज़ के ऊपर में ज़्यादा लोग, आप जाकर कहीं डीप रिसर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने बहुत अच्छा बताया था। जयाउल हक 10 साल तक रहे थे और 88 में, यदि 77 से 88 का समय था, 87 में उनका प्लान क्रैश किया था। CIA उसमें कहा जाता है CIA ने उनका प्लान क्रैश कराया था। ऐसा उस समय भी चला था, पाकिस्तान में अंदर बहुत ज़्यादा हुई थी कि वो बहुत ज़्यादा कट्टरता की तरफ चले गए थे। देखिए डेविड हेडली जो है इसका मेन है, और ऐसे बहुत सारे तंत्र केवल कनाडा में और अमेरिका में। मैं आपको इसकी एंगल दे रहा हूँ, इसके ऊपर में बहुत लोग डीप रिसर्च नहीं किए। दूसरी बात, इसकी कट्टरता जो है, ठीक है, ये आई है जयाउल हक से, मगर इसके अंदर में जो सबसे बड़ी बात इसको दिखती है, ये सिमिलरली इसे सबसे बड़ा एसेट चाइना का है। इसलिए इसके 2 एसेट हैं। इसलिए आपको जब बात करता है मार्केट रिव्यू बात करते हैं तो डायरेक्ट इससे कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में इसकी बहुत पैठ है। दूसरा, इसकी पैठ चाइना में है। बाजवा को कहा जाता था ही वॉज द पपेट ऑफ CPAC के ऊपर में। बाजवा के समय CPAC 2015 के आसपास में ही CPAC आया ना, तो उसको कहते थे। उसके पहले पापा पिजा भी, वो भी बाजवा साहब थे। लेफ्टिनेंट जनरल एक बाजवा और थे जिसको पापा पिजा कहते हैं। पूरा पापा, हाँ, क्योंकि उनका पापा जॉन्स चेन में पैसा लगाया हुआ था। बात खत्म, आप कंप्लीट कर लिया सर प्लीज। मैं खत्म कर दूं, अदरवाइज दूसरे रास्ते में चली जाती है। देखिए जो
सी पैक के अंदर में जितने भी पैसे आते हैं चाइना से, और वो आते हैं इस रूट से। इनके 300 एकड़ के इनके फार्म हाउस यदि आप सी पैक कर लेंगे 2500-700 किलोमीटर का ये है। यदि आप ऊपर वहाँ से लेते हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से लेते हैं, सस्काम वैली से जब आता है और नीचे गुदार तक, ये हर एक आदमी के फॉर्म, इन बड़े जनरलों के फॉर्म्स हैं, अफसरों के फॉर्म हैं जो 300 एकड़ के हैं। इनके पूरे पैसे वहाँ लगे हुए हैं। पापा पिज़्ज़ा यदि आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो ये चलता है, और ये केवल पाकिस्तान में नहीं है, इट इज़ आउटसाइड ऑल्सो इन द वेस्टर्न। इसकी सर जब हम लोग ने कुछ इसके बारे में खोदा खादी की, पता किया, कई आर्टिकल्स पढ़े, तो इसको डिफाइन करने के लिए जब ये आर्मी चीफ बना तो उस वक्त पाकिस्तान के अखबारों में जो लिखा जाता था, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं आसिम मुनीर की, तो एक लिखा जाता था डिसिप्लिन, दूसरा लिखा जाता था रिलीजियस आदमी है बहुत, तो डिसिप्लिन्ड है, रिलीजियस है, और तीसरा अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। ये तीन इसकी क्वालिटीज पाकिस्तान के लोग मानते थे उस वक्त। अभी आपने कहा रेडिकल, जियाउल हक को अपना गुरु मानता है। जियाउल हक यकीन करता था निज़ाम मुस्तफ़ा में, उसने निज़ाम मुस्तफ़ा के अपना आइडल मान करके संविधान हटा करके वहाँ पर शरिया कानून लागू किया था। और इस आदमी ने जब स्पीच दी थी ये 2 नेशन थ्योरी वाली थियरी, तो उस वक्त इसने एक कोर्ट में कहा था हमें रियासत मदीना बनना है। तो द रेफरेंस इज वेरी क्लियर, रूट्स ऑफ रेडिकलिज्म बहुत शुरुआत से बुनियाद में पड़े हुए हैं आसिम मुनीर के। जनरल रॉय, देखिए वो सब सही है, लेकिन जैसे जनरल शिवाश ने बोला कि विद इन दी आर्मी कोई ऐसा बवाल आज तक हुआ नहीं है, ना ही होगा, क्योंकि सभी के स्टेक्स इतने ज़्यादा हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट इस समय चल रही है उसके बने रहने में ही सबकी भलाई है। तो उस तरह की कोई बहुत ज्यादा, जैसे सर कह रहे थे कोई चीफ कोई चीफ नहीं बनना चाहेगा, वो बनना चाहेगा, लेकिन पूरे सिस्टम को इस तरह से घुमा करके या पूरे सिस्टम को करके कोई, कहते हैं ना, स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि स्टेटस को डिस्टर्ब करने में फिर सभी को नुकसान है, इसलिए वो कार्रवाई तो होगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चीन और अमेरिका के चलते उन लोगों को भी आसान लगता है कि एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट उनका होता है बात करने का, और सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट के चलते उन्होंने हमेशा इस बात को पहल दी है, इस बात को बढ़त दी है कि यहाँ पे जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट कोई भी रहे, जहाँ तक फेस ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे जो डिसीजन मेकर है वो यूनिफॉर्म वाला ही रहे। और इस समय जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते चाइना के स्टेक्स इतने बढ़ चुके हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कि वो चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो स्टेटस को डिस्टर्ब हो, और उसका एक सबसे बड़ा जो उनके पास हथियार है वो यही है कि जो वहाँ पे पावरफुल मिलिट्री है वो। सर एक खबर आ रही है इस वक्त, ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जाम कर दिया था। पूरे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक किस्म से जाम हो चुका था, और फिर भारत ने 23 मिनट में पाकिस्तान में अपना पूरा ऑपरेशन करते हुए उसके 11 एयर बेसिस पर मिसाइल अटैक कर दिया था। ये चर्चा तो लगातार चल रही है मिलिट्री एक्सपर्ट्स में कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था आखिर वो इतनी बुरी तरह फेल हुआ क्यों कि वो भारत की एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और ये सवाल पाकिस्तानी पूछ भी रहे हैं। तो अब ये बात सामने आई है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल किसी तरीके से भारत ने उस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना दिया था और उसको जैम कर दिया था। हमारे 7 सैटेलाइट्स थे जो 24 घंटे पाकिस्तान के ऊपर नजर रख रहे थे, और 23 मिनट लगे थे कुल भारत को पाकिस्तान के इन एयर बेसिस पर हमला करने में। तो ये कुछ नई जानकारी इस वक्त हमारे साथ है, हमारे पास आई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की एक और बड़ी कामयाबी वो खुल करके सामने आ रही है। ये भी एक कैपेबिलिटी है, इसकी डिटेल में भी जाना पड़ेगा कि आप एक इतनी लंबी लेंथ और ब्रेथ में जिस देश ने अपना एयर डिफेंस बना रखा हो उस पर इतना बड़ा हमला एक साथ भी कर सकते हैं। जनरल रॉय, नहीं, बिल्कुल सही है। चाइना के अब पाकिस्तान की जब बात हम करते हैं तो जो टेक्नोलॉजिकल एज हमने दिखाई है इस समय ऑपरेशन सिंदूर में 7, 8, 9, 3 दिन जो है चला है, उसके चलते ही एक तरह से पाकिस्तान में बिल्कुल वो अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए थे, बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल कन्फ्यूजन हो गया था उनको, और उसी के चलते जो है उसका आउटकम जो है एकदम से आपने देखा कि एकदम पलट गया 9 तारीख आते आते। देखिए ये कुछ जानकारी आई है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जो है वो हमारे पास। इंडियन एयरफोर्स बाईपास्ड एंड जैम्ड पाकिस्तान's Chinese supplied air defense system, completing the mission in just 23 minutes, demonstrating India's technical edge. तो क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की चीन से सप्लाई हुई एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरीके से बाईपास किया
और उसको जैम कर दिया था, और इसी वजह से 23 मिनट के अंदर भारत ने अपना टेक्नोलॉजिकल एज जो है वो पूरी तरह प्रूव करते हुए पाकिस्तान पर 23 मिनट में एक किस्म से विजय प्राप्त कर ली थी। क्या व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस सर? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, भारत ने इस बार कईयों को सरप्राइज किया है अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, और जो इंटीग्रेशन अलग अलग टेक्नोलॉजी का किया गया उससे काफ़ी सरप्राइज किया है। पहले बहुत ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मॉडर्न है, उन्होंने चीन से भी काफ़ी सामान लिया था और उनके पास में और अमेरिका से भी लिए हुए हैं, ANTPQ कर एक इनके रडार्स वगैरह हैं, सर्वेलेंस सिस्टम इनका अच्छा था। तो ये एक चैलेंज था भारत के लिए, और भारत ने जिस तरीके से भी जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, जाहिर है कि उसने इस सिस्टम को मात दी है, और इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, इसमें इतना आसान नहीं है। हमारे साइंटिस्ट की और हमारे जो भी ट्रेनिंग की हमारे जो लोगों की है, और ये काफ़ी प्रिसीजन ऑपरेशन रहा है, और इसमें हमें अपने सशस्त्र सेनाओं को बधाई देनी चाहिए। बट रावलपिंडी से अगर मैं उसमें स्कार्दू भी जोड़ दूं तो POK से लेकर के नीचे कराची के बेस तक एक साथ आपने प्रहार किया है। ये प्रहार बिल्कुल साइमल्टेनियस हैं। तो ये कैपेबिलिटी होना कि आप पूरे पाकिस्तान के ईस्टर्न फ्रंट को जो है एक साथ एयर डिफेंस को जैम कर दें, ये मतलब आश्चर्य की बात है। नहीं, जाहिर है, क्योंकि उनका एयर डिफेंस बिल्कुल भी कारगर तो हुआ ही नहीं। कहीं पर भी आप देखिए, जितनी भी जगह मारा, कहीं पर भी एक भी इंटरवेंशन नहीं हुआ है हमारी मिसाइल्स में, जो कि एक बहुत अजीब सी बात है। आप देखिए, रशिया जितना मर्जी मिसाइल मारे, कुछ तो यूक्रेन तो उसको उड़ाई देता है। उसी मुताबिक जितने भी इन्होंने इवन हमस भी रॉकेट मारता है, कुछ ना कुछ रॉकेट कुछ वो उड़ जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सी केस है कि उन्होंने जितना हमारे ऊपर रॉकेट और ड्रोन्स मारे, सारे के सारे बर्बाद हुए, और हमने जितने मारे वो कोई भी बर्बाद नहीं हो पाया। तो इस चीज को अभी उन्होंने, आप कह रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस की हिस्ट्री में ये एक हाँ बिल्कुल स्टैंड आउट करता है, स्टैंड आउट करता है, और ये सरप्राइज्ड है एक्चुअली। मैं ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन भारत का जो सरप्राइज एलिमेंट है इसमें और डिसेप्शन एलिमेंट है, वो इतना हाई था, बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किस तरीके से हुआ। तो एक्चुअली ये लोग सरप्राइज और उसमें इस एलिमेंट में भी मारे गए। और दूसरे जो टेक्नोलॉजी की जिसकी आप बात करें, जो मैं टेलीविजन पर बात नहीं करना चाहूँगा, इतना काफ़ी है कहने के लिए कि भारत ने उनको अच्छी तरीके से सरप्राइज करा, इस एक टेक्नोलॉजिकल ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन देके। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, आपने कहा, जिसको डेमोन्स्ट्रेट तो किया लेकिन खुलासा नहीं किया उसका? नहीं, खुलासा वो देखिए, इन टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑप सिंदूर अभी जारी है, अभी ऑप सिंदूर जारी है। हाँ, दो फर्क देखें, भारत के जो ड्रोन, जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम था, और पाकिस्तान का। क्योंकि भारत ने जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको इंटीग्रेटेड कर दिया। हमने S-400, हमने आकाश मिसाइल जो इंडिजिनसली बनाई, उसके बाद हमने इसके अंदर डाला, इसके बाद L-70 Ju-23 एम्बेलम एंटी ड्रोन, और इसके अंदर बारक 8 मिसाइल भी डाला। मगर पाकिस्तान के पास जो था वो था HQ-9 और HQ-16, उसको हमने जैम कर दिया। आपको मैं बताता हूँ कैसे जैम हुआ। ये कहीं ना कहीं हेल्प ली गई है दूसरे कंट्री से भी, मगर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनके जितने भी 28 सिस्टम थे वो जैम हो गए और कंप्लीटली ब्लैकआउट था। और उस समय इन्होंने हमला किया, और ये सच्चाई बात है, स्कार्दू से लेके जकोबाबाद जो 11 एयरफील्ड थी, इकट्ठा हमला हुआ और हर हमला सक्सेसफुल हुआ। वो एक भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, और सुनने में ही आया उनको वार्निंग भी नहीं मिली। और जैम होने के बाद जैसे ही हमारा हमला खत्म हुआ तो जैमिंग हट गई, और जब उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया, देखो जब हमने 9 इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया था टेररिस्ट के, उन्होंने हमारी 26 जगह पर हमला किया था। अगर आप आयरन डोम सिस्टम को भी देखें तो हमास ने जब हमला किया था उसमें 30% जो है वो सक्सेसफुल थे। हमारे क्यों नहीं सक्सेसफुल कर पाया पाकिस्तान? क्योंकि हमारा मल्टी टीयर था। जब ड्रोन की बात आई तो हमने एंटी ड्रोन से या L-70 से किया, जब उन्होंने PR-15 छोड़ा तो हमने एक प्रकार S-400 से किया। तो ये मल्टी टीयर डिफेंस का जो हमने
तालमेल किया ना, मुझे लगता है ये काबिल बिल्कुल सही सर। और सबसे बड़ी बात जो अब धीरे धीरे बताई जा रही है रिस्पॉन्सिबल लोगों की तरफ से, सेनाओं में और सरकार में, कि कैसे भारत ने पूरे राष्ट्र के संसाधनों का इस्तेमाल किया। इसमें मोस्टली ज्यादातर, अभी एक आधे सर बता रहे थे, वरना भारत ने जो प्रहार किया वो हमारे इंडिजिनियस हथियार थे, भारत में निर्मित हथियार थे, और भारत में हुई डेवलप की गई तकनीक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से परास्त किया गया। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा सर, आप सब लोग हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान के जनरलों की। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तो हुआ और आसिम मुनीर फुल स्केल वॉर नहीं कर पाया, लेकिन जंग तो हुई थी। और देर सवेर पाकिस्तान की जनता को भी यह पता चल जाएगा कि जीत भारत की हुई। ये फॉग ऑफ वॉर कभी ना कभी हटेगा और पाकिस्तान के लोगों की कोई अकल भी खुलेगी। उन्हें मालूम है कि भारत की सारी मिसाइलें सटीक उनके एयरबेस पर गिरी, उनकी मिसाइलों की तरह किसी खेत में नहीं। वहां की सेना ऐसा एक भी प्रमाण नहीं दे पाई जिससे भारत ने वहां कोई नुकसान दिखाई दे, जबकि हमने उसके कई बेसेस उड़ाए, आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया और भारत ने इसके सारे सबूत भी दिए। और जब पाकिस्तान की जनता को पता चलेगा कि भारत ने एक और लड़ाई में उसकी सेना को धूल चढ़ा दी है, तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। माना जाता है कि ऐसी स्थिति में या तो आर्मी जनरल का तख्ता पलट करता है या फिर जनरल की ही छुट्टी होती है। अब देखिए आसिम मुनीर के साथ क्या होता है।